नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के दीक्षांत समारोह में की शिरकत, परिवीक्षार्थियों को दिए प्रमाण पत्र। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया हिडन एजेंडा। कहा, गरीबों का हक मारकर विशेष वर्ग को पहुंचाते हैं लाभ, सोच हमेशा रही विभाजन। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने पीएम मोदी के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, मंगलसूत्र को लेकर दिया गया बयान शर्मनाक। कहा, वो इसकी नहीं जानते अहमियत। देहरादून नगर निगम ने संपत्ति कर जमा न कराने वालों पर लिया एक्शन। 21 कंपनियों को भेजा नोटिस, इन पर 7 करोड़ बकाया। चारधाम यात्रा 10 मई से, मंदिर समिति समेत सभी विभाग तैयारियों में जुटा। अब तक 13 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का हुआ पंजीकरण। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक कार्यक्रम के दौरान रुड़की पहुंचे, जहां कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यकर्ता देश भर में उत्साहित है। पहले चरण का चुनाव कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने जीत लिया है, इंडिया ने जीत लिया है, और दूसरे चरण को हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पक्ष में हवा है इस समय, और ये इस बात से भी साफ हो जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सारे भाजपा वाले बौरियाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। निश्चित तौर पर है, धरती बता रही है कि इस बार लोगों ने अपने लिए वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से त्रस्त जनता ने अपने मुद्दों को देख करके वोट किया है, और जब लोग वोट करते हैं तो कांग्रेस जीतती है। मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने आज राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फलसीमा में बनाए गए स्ट्रांग रूम की समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के दृष्टिगत 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता बलराज पासी ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देश की जनता आज पूरी तरह से भाजपा के साथ है, क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश में बड़ा परिवर्तन हुआ। बलराज पासी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस जातीय जनगणना के नाम पर देश को बांटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सभी दलों से बहुत आगे है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस बार 400 पार एनडीए निकल कर जाएगा, और उसमें निश्चित रूप से जो हमें उसमें सफलता दिखाई देती है। लेकिन प्रथम चरण के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसकी मानसिकता निकलकर सबके सामने आ गई है। 1947 में देश की आज़ादी के समय में सत्ता की आतुरता में उन्होंने देश के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उस समय तुष्टीकरण जो है कांग्रेस अपने चरम सीमा पर थी। और आगामी वर्षों में भी कांग्रेस ने हमेशा समय समय पर उसी केवल सत्ता की प्राप्ति के लिए उसी बात को दर्शाया। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय उन्होंने कहा कि इस देश के मुस्लिमों का इस देश के संसाधनों पर जो पहला हक है। ये किस तरीके की राजनीति कांग्रेस जो है इस देश के अंदर करने जा रही है। सिविल लाइंस स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को बांटने वाला है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनके घोषणा पत्र से विकास हमेशा दूर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके घोषणा पत्र से बहुसंख्याक बात नदारद है, जबकि अल्पसंख्यक को महत्व दिया गया है।
देखिए, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल जब जनता के सामने चुनाव में जाता है और अपना घोषणा पत्र रखता है, उस घोषणा पत्र की अन्य राजनीतिक दलों को जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए ये एक रूप में रहता अधिकार है। जब कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उन्होंने जितने बिंदु इसमें रखे, इन्होंने बहुसंख्यकवाद को पूरे घोषणा पत्र से निर्धारित किया, अल्पसंख्यकवाद को कैसे बढ़ा दे सकते हैं इस विषय को रखा। इन्होंने घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वेक्षण की बात की। उस आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में आपने कहा कि हम घर गिनवाएंगे। 60 के दशक में भी कानून बनाया था, इतना पैसा % आप जमा करना पड़ेगा। यानी ये जो घोषणा पत्र है, ये बहुसंख्यकवाद को और अल्पसंख्यकवाद इस रूप में डिवाइड करता है। द्वारा होटल गुरु कृपा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि 60 दशक से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। हम वर्षों से इसके खिलाफ लड़ रहे थे। एक बार फिर से कांग्रेस तुष्टीकरण को आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नजर अब आम जनमानस की कमाई पर है। के भविष्य के लिए और पूर्व में भी 60 के दशक में, 70 के दशक में कांग्रेस इस काम को कर चुकी है। इसी कारण इस देश में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई। इसी कारण जो है तब से आज तक रोजगार की बहुत भयानक कमी रही और भारत जो है विकसित राष्ट्र नहीं हुआ। कांग्रेस के युवराज कह रहे हैं कि हम जातिगत सर्वे तो कराएंगे, आर्थिक सर्वे भी कराएंगे। आप सोचिए कितना विनाशकारी होगा कि कौन आपके यहाँ पर आकर जो है उद्योग लगाएगा, कौन उद्योगपति अब भविष्य में इसमें निवेश करने की सोचेगा। जब इस प्रकार का घोषणा पत्र कांग्रेस का होगा तो कैसे भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। अब सारी नौकरियां सरकारी तो नहीं हो सकती, उद्योग के माध्यम से कितनी नौकरियां जो है इस देश के युवाओं को मिल रही हैं। परिवहन निगम के सबसे पुराने डिपो में से एक लोहाघाट डिपो आजकल बदहाली के दौर से गुजर रहा है। बुधवार को परिवहन निगम के राजेंद्र व अन्य रोडवेज कर्मियों ने बताया कि डिपो में लंबे समय से सहायक महाप्रबंधक व फोरमैन का पद खाली चल रहा है। डिपो में खराब व समय पूरा कर चुकी बसों को मजबूरी में संचालन करना पड़ रहा है, जो आए दिन रास्तों में खराब हो जाती हैं। सहायक महाप्रबंधक व फोरमैन के न होने से कर्मियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा डिपो के रखरखाव में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसका असर डिपो की आय में भी पड़ रहा है तथा वर्कशॉप में भी कर्मचारियों की भारी कमी बनी हुई है, जिस कारण बसों की मरम्मत समय पर नहीं हो पा रही है। रोडवेज कर्मियों ने निगम व सरकार से जल्द डिपो को नई बसें देने व सहायक महाप्रबंधक तथा फोरमैन के रिक्त पदों को भरने की मांग की। यहाँ की एक जो डिपो को मुहैया हो रहा है वो कई महीनों से मतलब साल हो जाता है, तो एजेंट तो यहाँ है नहीं और फोरमैन साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ से, उनकी जगह पर भी कोई नहीं है। और वर्कशॉप में भी ये लगा ले कि 2-3 आदमी काम करने वाले, और काम करने वाले वही 2-3 आदमी कभी ब्रेकडाउन खगड़ डिपो की हो जाती है रास्ते में, तो कभी टनकपुर डिपो की हो जाती है, तो कभी लोहाघाट डिपो की हो जाती है। तो एक आदमी तो उन्हीं ब्रेकडाउनों में उनको अटेंड करने के लिए चाहिए, और उसमें काम करने वाले 2-3 ही वर्कशॉप में हैं। राजकीय अस्पताल के डॉक्टर्स रूम में रखे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट व बैग पर हाथ साफ करने वाला चोर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आपको बता दें कि हफ्ते भर पूर्व डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल में एप्रिन पहने चोर ने डॉक्टर के रूम से मोबाइल, लैपटॉप सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद अस्पताल के मेडिसिन विभाग में तैनात डॉक्टर राहुल विष्ट ने पुलिस को तहरीर सौंपी थी। वहीं बुधवार को पत्रकार वार्ता करते हुए एसपी सिटी प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि सीओ सिटी नितिन लोहनी और कोतवाल उमेश कुमार मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिस पर सीसीटीवी खंगाले गए और पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रामपुर रोड स्थित वेल बाबा मंदिर के पास से पकड़ न्यायालय में पेश किया है, जहां दोनों को जेल भेज दिया गया। टीबी नगर क्षेत्र में पड़ता है। 21 अप्रैल को एक फायर की झोंकने की खबर थी, इस पर पुलिस गई थी मौके पर घटनास्थल पे। तो ये जानकारी में आया कि
सुशील मौर्य के भतीजे वेदांत मौर्य को गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल भिजवाया गया और बाद में हायर सेंटर बरेली में रेफर हुआ। तत्काल इस पर FIR दर्ज हुई और हमारी टीमें इस पर बनी, जिसको लीड सी अफगानी नितिन लोहानी जी ने किया और काफ़ी प्रयास के बाद आज सुबह 2 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिले के दुधोरी क्षेत्र में शादी समारोह में आए हुए एक युवक की लथिया नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीते 6 माह में पाल विलोन क्षेत्र में डूबने से यह तीसरी मौत है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा तैयारियों को लेकर के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बुधवार को धाम का स्थलीय निरीक्षण कर यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों को यात्रा शुरू होने से पहले सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को पर्याप्त संख्या में मैन पावर लगाते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही UPCL, जल संस्थान व नगर पंचायत को धाम में बिजली, पानी की व्यवस्था और मार्गों को आवाजाही के लिए सुचारू करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। आगामी 10 मई को कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और बद्री केदार समिति का ओर से तैयारियां जारी हैं। इसके साथ यात्रियों को यात्रा मार्ग में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर के प्रदेश सरकार के स्तर से व्यापक स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई थी और उस जो संबंधित विभाग हैं, चाहे उसमें PWD है, पेयजल है, विद्युत है, जितने भी स्वास्थ्य है, सारे विभाग अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से जो कार्य योजना उनके द्वारा तैयार की गई थी उस अनुरूप उनको अंजाम दे रहे हैं। सड़कों को भी जहां पर भी आवश्यकता लग रही है, जहां पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। विगत दिनों में जो हमारे PWD सेक्रेटरी थे वो खुद चारधाम यात्रा मार्गों का उन्होंने निरीक्षण किया था। आग में फंसे लोगों के लिए दून पुलिस देवदूत बनकर सामने आई। बुधवार को सेलाकुई क्षेत्र में रेस्टोरेंट में आग लगने से 3 व्यक्तियों को दून पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया। गैस पाइप के फटने से रेस्टोरेंट में अचानक से आग लगी थी, जिसके बाद पुलिस तथा फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में लिया। सभी लोग सुरक्षित हैं। सबको प्राथमिक इलाज देकर घर भेज दिया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगर कोतवाली पुलिस में ग्राम चिल्किया में एक बंद घर में 6 महीने पहले हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जबकि घटना में शामिल 2 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश को लेकर के पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। देखिए, नवंबर 2023 में चिल्किया में एक बंद घर से चोरी हुई थी, जिसमें 3 लोग प्रकाश में आए थे। पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में एक व्यक्ति मोहसिन को आज चोरी के माल सहित बरामद किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। माल मुलजिम को माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।
चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिससे पूर्व बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति समेत सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीकेटीसी भी अपने स्तर पर सभी व्यवस्थाओं में अग्रसर है। अब तक 13 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजीकरण करवा लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। पंजीकरण और हेलीकॉप्टर बुकिंग का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। देवभूमि का मुख्य आय का साधन पर्यटन होने के साथ साल दर साल इसमें इजाफा देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा बुकिंग और पंजीकरण केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आए हैं। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभागों और समितियों को निर्देशों के मुताबिक श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम बनाने की व्यवस्था की जा रही है। एक सप्ताह के भीतर लगभग 13 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने उसमें पंजीकरण किया है। तो इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और प्रदेश सरकार के स्तर से भी निरंतर अपनी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी कुछ समय पूर्व में शासन स्तर पर जो विभिन्न यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक आयोजित की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागवार सभी विभागों की विस्तृत जो कार्य योजना थी उसकी समीक्षा की गई और जहां पर आवश्यकता पड़ी उनके स्तर से संशोधन की, सुधार की, उसके लिए उनको निर्देशित भी किया गया। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा पाठ कराने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। सिर्फ 7 दिन में दोनों धाम में 6,981 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पूजा बुकिंग की है, जिसमें बीकेटीसी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है, जिसमें 4,735 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम और 2,246 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम की ऑनलाइन पूजा बुक की है। ई फाइलिंग का, ई ऑफिस का, ऑनलाइन पूजा इत्यादि पर हम फोकस कर रहे हैं और आईटी का हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी का प्रतिफल है कि इस वर्ष जो हमने जब ऑनलाइन पूजा प्रारंभ करी, पोर्टल को ऑन किया, तो एक सप्ताह के भीतर में लगभग 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पूजा के लिए अपनी बुकिंग की है और इससे मंदिर समिति को एक सप्ताह के भीतर में ही 1,20 करोड़ रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नारे लोकल फॉर वोकल के प्रयासों को बीकेटीसी भी अपना रहा है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की मदद से लोकल उत्पादों से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि यात्रा व्यवस्था में, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है कि जो लोकल उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, तो उस अनुरूप हम जो स्वयं सहायता समूह है, महिला समूह है, उनके द्वारा उत्पादित जो प्रसाद है उसको भी हम मंदिर समिति क्रय करती है और अपने जो काउंटर होते हैं उन पर हम उनका विक्रय भी करते हैं। बीते साल बीकेटीसी के वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन के शुल्क लेने के फैसले के कारण एक अच्छी रकम मंदिर समिति को मिली थी, जिससे इस साल भी बीकेटीसी द्वारा अपनाया जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए व्यवस्था बढ़ाई जा सकेगी। हमारे धामों में जो भी विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव आते हैं तो उनसे एक निर्धारित शुल्क लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में बड़ी भारी संख्या में विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव लगातार आते रहते हैं और मंदिर समिति उनको प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती है, उनको प्रसाद इत्यादि भी देती है, लेकिन पूर्व में उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और कई बार वीआईपी श्रद्धालुओं के नाम पर अव्यवस्थाएं भी पैदा होती थी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र हमने ये व्यवस्था प्रारंभ करी थी और उसका काफ़ी अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है और इस वर्ष भी हम उसमें कुछ संशोधन सुधार करके जहाँ पर आवश्यकता दिखेगी उस हिसाब से हम उसको इस वर्ष भी लागू करेंगे। चारधाम में सरकार को उम्मीद है इस बार 2 गुना श्रद्धालु दर्शन करेंगे। बीते साल 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जो एक कीर्तिमान था। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या एक बार फिर राज्य सरकार नया कीर्तिमान खड़ा करके चारधाम यात्रा यात्रियों के लिए सुगम बना पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नैनीताल में मंगलवार को नैना देवी व्यापार मंडल की ओर से बोट हाउस क्लब में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें पर्यटन सीजन संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने कहा कि बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय में पर्यटक सीजन को लेकर के बैठक की जानी है, लेकिन बैठक में हर बार सिर्फ पार्किंग को लेकर ही बात की जाती है, जिससे बैठक का कोई लाभ नहीं होता। उनकी ओर से पर्यटक सीजन को देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट रूट प्लान तैयार किया गया है, जिससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन नजदीक है और मॉल रोड व अन्य जगहों में अभी भी खुदाई चल रही है, जिससे आने वाले समय में पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शहर में 27 ई रिक्शा चलाने की योजना बनाई जा रही है, जबकि शहर में इतने ई रिक्शा की आवश्यकता नहीं है। हल्द्वानी रोड से ऊपर आते हैं, एक बूथ बनाने की बात सामने आई है पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा। हमें लगता है वो डिसीजन सही नहीं है। वहाँ पे आप हल्द्वानी से जो पर्यटक या गाड़ियाँ आएंगी, या तो वो पुलिस उनको किसी न किसी वजह से आगे पीछे कोई ना कोई कारण से रोका राखी रहेगी, या पर्यटक उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ रुकेगा, जो एक बहुत बड़ा बॉटलनेक क्रिएट करेगा और उस बॉटलनेक के साथ साथ हनुमानगढ़ी तक जाम लगेगा। तो वहां पे उस टर्न पे आपने डाकघर को सौंदर्यकरण करना है, बूथ हटाना है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन ये जो सोल्यूशन आप सामने खोलने की बात कर रहे हैं ये सही नहीं है। और पुलिस को पर्यटक सामने आए और पुलिस का बूथ देखे, उसकी क्या जरूरत है? बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बना है, वहां कुछ अच्छी चीजें आए, लेक का नजारा लुत्फ उठाए और टूरिस्ट आगे बढ़े। हमें ये करना चाहिए, ना कि पुलिस के सामने आते ही गाड़ियां रुके और वो जानकारी प्राप्त करे, बॉटलनेक्स लगे। आई थिंक हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके और बड़ा कर रहे हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।